तो अभी आपने देखा कितना बेकार केस हुआ है, एक बिल्कुल। प्लेन क्रैश हुआ, अगर वो भी नहीं होता क्योंकि उसमें भी काफी लोगों की जान गई है। Tragedy in India. There are still unanswered questions surrounding the Air India crash. The Boeing 787 Dreamliner has a stellar safety record. This is the first fatal crash. अभी मैंने एक पोस्ट देखा उससे रिलेटेड, उस पे किसी ने जो पर्सन सरवाइव कर गए हैं उनका फोटो लगाया हुआ था और लिखा था कि इन्हें भगवान पे बहुत भरोसा था और भगवान ने बचा ली। तो मैंने उसके नीचे कमेंट करके लिखा, तो जो बाकी लोगों की जान गई उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं था। तो क्या जो यूनिवर्स है वो सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करता है, सबके लिए एक पर्पस डिफाइन करता है, या हम खुद से क्रिएट करते हैं? जिंदगी का पर्पस, जिंदगी को पर्पस देना होता है। जिंदगी अपने आप में हमें कोई पर्पस देके नहीं भेजती। देखो, आज अगर कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे एक बैंक लूटना है तो यूनिवर्स उसे भी हेल्प करेगा, और कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे एक बैंक खोलना है तो यूनिवर्स उसे भी हेल्प करेगा। रिलेशनशिप में एक बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो है कि फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। उनका होता ये है कि एक इंसान से मन भर गया, एक्चुअली मन भी नहीं भरता, होता क्या है उसके साथ जो नयापन मिल रहा था वो खत्म हो चुका है। तो नएपन की चाहत, कुछ समय बाद वो नयापन खत्म हो जाएगा। किसी शायर की कई बार जिस इंसान को लेके हमें ये लगता है ना कि बस यही इंसान जिंदगी में चाहिए, जब वो मिल जाता है तो ये लगता है बस इसके साथ नहीं जिया जा सकता, इसके अलावा कोई भी और होता है तो उसके साथ जी लो। किसी इश्यू में इतना ज्यादा परेशान होता है कि उसको लगता है कि अब जिंदगी को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। पर तू तो बच्चलन है। बेवफा यार। जिंदगी ना कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। फेलियर, ब्रेकअप, कंफ्यूजन, लाइफ में हमेशा ये सब चीजें चलती ही रहती है, और हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स हमें टेस्ट कर रही है या फिर हमारा कोई एग्जाम ले रही है। तो आज इन सब कंफ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए और हम सबको गाइड करने के लिए आज हमारे साथ वेद सर आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। और आज हम सर से अपनी सारी कंफ्यूजन्स के बारे में बात करने वाले हैं और सारे जेनजी स्टाइल के क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। तो सर, आपको कैसा लग रहा है रॉ माइक के इस एपिसोड में आकर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई सेशन कर रहा हूँ जहाँ पे यंग जनरेशन के साथ इस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है और इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछने वाले हो। सो अमेजिंग, थैंक यू। तो सर, अभी हम बात कर रहे थे आपस में, तो अभी आपने बताया कि आप बीटेक किया हुआ है आपने, तो बीटेक करके थोड़ा इस फील्ड में शिफ्ट होना, तो फिर ये कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है ना, मैं शुरू से, जब मैं बहुत छोटा था तब से मेरा इंटरेस्ट था लोगों को हेल्प करने में, लोगों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, उनके प्रॉब्लम्स से कैसे वो बाहर आ सकते हैं। उतनी नॉलेज नहीं थी तब, लेकिन इंटेंशन हमेशा से ये था। और जब मैं क्लास 7th में था उस समय मैंने हिप्नोसिस यानी सम्मोहन के ऊपर बुक पढ़ी थी। तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से इन चीज़ों में रहा है। सुपर हीरोज़ बहुत पसंद थे, तो सुपर हीरोज़ क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसा ही मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि ये कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, ये कोई फील्ड भी हो सकता है। तो इस डायरेक्शन में मूव करता रहा। फिर मैंने बीटेक की। तो बीटेक में आने के बाद जब मैं गाजियाबाद आया, गाजियाबाद से मैंने बीटेक की है HRIT से। ओके। तो जब मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग स्टार्ट की, उसी ड्यूरेशन में मुझे कुछ सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन करने का मौका मिला दिल्ली में, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्ट हो गया था। तो जब मैंने सेमिनार्स देखे और मैंने देखा कि अच्छा, ये तो एक प्रोफेशन भी है और ऐसा ही तो कुछ मैं करना चाहता हूँ। तो मेरा उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस आ गया कि हाँ, ये है जो मुझे करना है। लेकिन एक ऑप्शन था बीटेक ड्रॉप करके करूँ, और एक था कि उसे कंप्लीट करके करूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि कंप्लीट करके करो, तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स का एक ड्रीम है कि भाई उन्होंने वहाँ पे भेजा है तुम्हें, वो कंप्लीट तो कर लो कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ, बाद में मेरे फादर ने ये कहा भी, बल्कि जब मैंने इंटरेस्ट शो किया कि मैं एक डिफरेंट फील्ड में काम करने वाला हूँ, तो आसान नहीं था। लेकिन जब वो राजी हुए तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बीटेक की डिग्री तो है तुम्हारे पास, अगर और कुछ नहीं हुआ तो बाद में इंजीनियर की जॉब तो कर ही सकते हो। तो मैं इस डायरेक्शन में, इस फील्ड में आ गया। ओके। तो सर, आपको कैसा लगता है जब आप लोगों को गाइड करते हो, तो फिर वो कैसी फीलिंग आती है दूसरों को मोटिवेट करके? बहुत अमेजिंग। असल में इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं लगता, क्योंकि एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में कहीं फंसा हुआ होता है, कहीं अटका हुआ होता है, या उसे दिख नहीं रहा होता रास्ता कि आगे क्या करना है, या अपने किसी इश्यू में इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उसको लगता है कि अब ज़िंदगी को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में जब वो इससे बाहर निकलता है, और कई बार लोग फिर एक्सप्रेस करते हैं कि आपकी उस समय कही हुई बात, आज भी कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आया एक पर्सन का, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 7 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, आपकी एक वीडियो देखी,
उसकी वजह से मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ गया और आज सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो मतलब इतना अमेजिंग लगता है ये कि वाह क्या बात है कि हमने कहीं ना कहीं किसी चीज पे जाकर किसी की हेल्प करी, बिल्कुल, एक stage किसी पे की लाइफ में जाके। वैल्यू ऐड हुई, Yes, डिफरेंसेस yes, आए। true. yes. तो सर जो हम सोचते हैं, जैसे कि अभी हम कुछ सोच रहे हैं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है या फिर जो सोसाइटी बोल रही है उसका इको होता है? एक्चुअली क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसे समझो ना कि ये एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें वो सारी चीज़ें जो हमने सोसाइटी से, बाहर की दुनिया से सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो सोसाइटी का इको तो है ही, लेकिन वो इको आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारी फाइल्स स्टोर्ड पड़ी हुई हैं और उसके बाद आपने उनको किस तरह से प्रोसेस किया है, क्योंकि इसी सेम दुनिया में अलग अलग लोग रहते हैं लेकिन सबकी थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है। दुनिया सेम है, Yes, क्यों? yes. क्योंकि उसने उसे प्रोसेस कैसे किया है। तो डिफरेंस इस चीज से होता है कि हाउ यू आर प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन। तो बाहर की दुनिया से आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, माइंड में स्टोर किया सबकॉन्शियस में, लेकिन फिर आपने उसको प्रोसेस कैसे किया, उसके ऊपर अपना परसेप्शन कैसा डेवलप किया, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बिहेव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्या वो हमेशा वर्क करता रहता है या कभी बीच में ब्रेक भी लेता है? असल में क्या होता है कि सबकॉन्शियस एक तरह से देखे तो हमेशा ही वर्क करता है। सिर्फ किसी किसी सिचुएशन में जब हम बहुत डीप और बहुत कोर स्लीप में चले जाते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग वो वॉच यूज करते हैं ना, जिसमें जो स्लीप है उसकी मॉनिटरिंग शो करता है, तो आपने देखा होगा उसमें एक आता है कोर, एक ऑप्शन। तो कोर में यानी कि आप नींद की सबसे गहरी फेज में हैं, तो पूरी रात में कई बार इंसान 45 मिनट्स 1 आवर या कई बार उससे ज्यादा भी उस फेज में जाता है। तो उस समय एक तरीके से माइंड का जो सबकॉन्शियस लेवल है वो काफी साइलेंट हो गया है। उस समय आपको कोई सपने भी नहीं आ रहे, तो उस समय आप माइंड के एक तरीके से अनकॉन्शियस लेवल पे हैं लगभग। तो उसे छोड़ दें तो उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस हमेशा ही काम करता रहता है। ओके तो जैसे कि हम हर्ट होते हैं तो वो जो हमारा दर्द है वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेते हैं या फिर हील भी करते हैं कुछ? एक्चुअली स्टोर तो सब कुछ सबकॉन्शियस में हो ही रहा है, हीलिंग भी सबकॉन्शियस में ही होती है। वो सारी ही चीजें देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो फाइल्स आपने रजिस्टर कर ली, किसी रीजन से आप हर्ट हो गए या कुछ भी है, अब आपकी जिंदगी की जो मेमोरीज हैं, जो इवेंट्स हैं, उसकी सारी जो इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं। तो हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब होता है कि वो इमेजेस अब कुछ फेड हो गई, वो आवाजें जो किसी चीज ने आपका दिल दुखा दिया था, किसी की किसी बात ने, आपको तो याद भी आ गई तो नहीं। तो वो जो बातें हैं जो कहीं ना कहीं मन को लग गई हैं, या कोई फीलिंग्स हैं जो स्टक पड़ी हुई हैं, जैसे जैसे वो न्यूट्रलाइज होती हैं आपकी हीलिंग होती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। हाँ ट्रू। लेकिन अगर आप देखो कि वक्त ने ऐसा क्या किया, वक्त मरहम क्यों है, तो वक्त अपने आप में मरहम नहीं है। सिर्फ होता क्या है, उस वक्त में आपने अपने मन के अंदर की उन फाइल्स को कैसे चेंज कर दिया, उसने मरहम का काम किया होता है। कि आपकी वो इमेजेस बदल गई, वो धुंधली हो गई, वो डल हो गई, वो साउंड्स डल हो गए, इस वजह से आप हील कर पाते हैं। तो जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि आपको पता है जेनजी और ओवर थिंकिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जो ओवर थिंकिंग होती है तो वो क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है या फिर उसको कंफ्यूज कर देती है? बिल्कुल होता क्या है ना कि ओवर थिंकिंग को हमें सही तरीके से समझना चाहिए। ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं है। एक्चुअली जो माइंड है ना, माइंड का रोल ही है थिंकिंग। माइंड और ओशन दे नेवर स्टे एट रेस्ट, यानी कि हमारा माइंड और समुद्र, ओशन, ये कभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं रहते, इसमें हमेशा कुछ उथल पुथल चलती रहती है। तो ओवर थिंकिंग चैलेंज कब है? जब आपकी वो ओवर थिंकिंग नेगेटिव डायरेक्शन में हो। यानी कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आप लगातार बुरा फील कर रहे हैं, आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, फिर वो ओवर थिंकिंग आपके लिए हार्मफुल है। अदरवाइज वो ओवर थिंकिंग एक अच्छी चीज भी हो सकती है। जैसे जो एक बिजनेसमैन है, जब वो कोई आइडिया के बारे में सोचता है और उस आइडिया से अपना बिजनेस क्रिएट करता है, तो वो भी तो ओवर थिंकिंग करता है कि इस आइडिया को मैनिफेस्ट कैसे करूंगा, रियल वर्ल्ड में क्या होगा, मुझे क्या रिसोर्सेस चाहिए, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फेलियर तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो क्या है, वो कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में सोच रहा है। तो जब आपकी थिंकिंग तो हमेशा चलती है, जब आपकी थिंकिंग आपको नेगेटिव जोन में ले जाती है, तब जनरली हम इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। वही थिंकिंग को अगर सिर्फ आप डायरेक्शन उसका डेविएट कर लें, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर लें, तो वही ओवर थिंकिंग अब आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी, अब आपके लिए वो वरदान हो जाएगी। क्योंकि अब आप
एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि दिस इज समथिंग जिसको करने से जिंदगी बदल जाएगी, चीजें में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या ऐसा भी होता है जैसे कि हम बहुत ज्यादा दुखी है, किसी ने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, तो जब किसी ने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया है तो क्या हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हम सब पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं क्योंकि एक इमेज बना ली ना हमने? बिल्कुल। क्या होता है ना कि इसे कहते हैं, अगर एनएलपी की लैंग्वेज में मैं बात करूं, जिस साइंस में मैं वर्क करता हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब हाउ वी प्रोग्राम आवर न्यूरोलॉजी। वो स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस क्या है जिससे हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है, या औरों का माइंड भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं एनएलपी की मदद से। तो क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ट्रस्ट हमारा टूटा, तो एक्चुअली आपने जो कहा कि ट्रस्ट टूटा, ये एक मीनिंग है जो आपने किसी इवेंट को दी है। ध्यान से समझना, जैसे आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा या ऐसा नहीं कर सकता, उसने कुछ ऐसा कर दिया, अब आपने उसको मीनिंग असाइन कर दी कि इसने ऐसा किया, इसका मतलब इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। तो होता क्या है कि वो जो इवेंट है, वो जो घटना है, वो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है प्रॉपर तरीके से। और कई बार आपका बिलीफ बन जाता है। अब ये बिलीफ कैसे बनेगा? आपने अपने आप से बात क्या की। अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, तो अब क्या होगा कि अब आपका एक बिलीफ क्रिएट हो जाएगा। तो उस बिलीफ की वजह से अब आपका माइंड दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होगा उसमें नेगेटिव्स देखना शुरू कर देगा कि यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं कर देगा, इसने ऐसा किया, इसका मतलब ये मेरे ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो उस जोन में फिर इंसान चला जाता है। तो ये फर्क इस बात से पड़ रहा है कि उस इवेंट को आपने क्या मीनिंग दी। उसी इवेंट को आप अलग मीनिंग दे सकते हो। आप कह सकते हो कि अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, मुझे इस इंसान की जो रियलिटी है वो अभी दिख गई। अगर यही रियलिटी मुझे नहीं दिखती और ये रिलेशनशिप और कई सालों तक चलता रहता और उसके बाद रिवील होता, फिर क्या होता? फिर तो सब बेकार ही हो जाता। जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद लाइफ और खराब हो जाती है, आपका टाइम निकल जाता। तो फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने उसको मीनिंग क्या दी है। तो इट इज ऑलवेज इन आवर हैंड्स कि हम किसी चीज की मीनिंग को रीथिंक कर सकते हैं, इसका और क्या मतलब हो सकता है, राइट? ओके। तो जैसे कि आजकल बोलते हैं कि ब्रेकअप का जमाना है, ठीक है, हर किसी के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेनजी जो है ब्रेकअप के बाद मैनिफेस्टेशन में और क्रिस्टल्स की तरफ मूव कर रहे हैं? हाँ, और ये गलत बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, डेस्परेशन बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। जेनजी के साथ बहुत बड़ा एक चैलेंज क्या होता है ना कि जो दुनिया जिस तरीके से, जो सारी चीजें आती हैं, वीडियोस आते हैं, जितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब सीरीज हैं, नॉवेल्स का तो टाइम खैर अब जा रहा है एक तरीके से। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, उससे क्या होता है कि एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए, हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए। तो जैसे ही उनकी जिंदगी से कोई एक इंसान जाता है, राइट, वो दूसरे की तलाश में लग जाते हैं या उसको वापस पाना चाहते हैं। तो वो ये नहीं समझ पाते कि हमारी जिंदगी के लिए सही क्या है। उनका ईगो पॉपअप हो जाता है, अरे ये इंसान मुझे कैसे छोड़ सकता है, ये इंसान कैसे चला गया जिंदगी से, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब तो मुझे यही वापस चाहिए। और उससे पूछ लो वापस आ गया तो करोगे क्या? उसका अचार बनाओगे, उसकी सब्जी बनाओगे, करोगे क्या? सही बात है, ट्रू। और कई बार जिस इंसान को लेके हमें ये लगता है ना कि बस यही इंसान जिंदगी में चाहिए, जब वो मिल जाता है तो ये लगता है बस इसके साथ नहीं जिया जा सकता, इसके अलावा कोई भी और होता है तो उसके साथ जी लेते, राइट? तो सोचने की जरूरत ये है ना कि आप इस डेस्परेशन में मत जाओ कि बस मुझे इसे मैनिफेस्ट कर लेना है, इसे मुझे अट्रैक्ट कर लेना है। आप ये सोचो आपकी जिंदगी के लिए सही क्या है, कौन है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको मैनिफेस्ट करना है, ना कि कोई पर्टिकुलर इंसान है आप उसके पीछे ही पड़ जाओ कि नहीं बस मुझे यही चाहिए, राइट? तो आपकी जिंदगी ज्यादा सही ट्रैक पे आ जाएगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप के बाद मैनिफेस्टेशन जो है वो सच में काम करती है, फिर बस डिस्ट्रैक्ट होना है उस चीज से, या फिर अपने आप को हील करने के लिए उसको एक बहाने की तरह यूज करते हैं? क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लोग ब्रेकअप के बाद, आप बताओ, फिर मैं समझा पाऊंगा। कोई नया पार्टनर, या फिर जो मुझे दुख हुआ है मैं उससे हील कर पाऊं, मैं अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करूं, कुछ ऐसा। हाँ, तो जनरली होता क्या है ना कि ये लोग एक तरीके से अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, अपने आप को एक ऐसे जोन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस जोन में जो उनका पेन था वो किसी तरीके से उस पेन को भूल जाएं, वो नलिफाई कर लें, कुछ ऐसा हो जाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ना कि ऐसा होता है कि अब उन्होंने बहुत समझ लिया कि मुझे एक्चुअली ज़िंदगी कैसी चाहिए और वो उस डायरेक्शन में काम करें। इस वजह से लोग इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो वो क्या है, बस वो अपने दर्द से पीछा छुड़ाने का एक तरीका है कि बस कुछ और ज़िंदगी में आ जाए जिससे ये दर्द भूल जाए। लेकिन आप सोचो ना कि अगर आप
बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते रहोगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी परमानेंट चीज नहीं आएगी। आप Yes. वेल थॉट ऑफ डिसीजन नहीं ले रहे हो। इमोशनली भी बहुत डैमेज हो जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कि आज आप एक जॉब कर रहे हो, आपको आज फील हुआ नहीं यार ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है, और आप क्या करते हो, जॉब स्विच करके तुरंत कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेते हो बिना ये सोचे कि ये जॉब में क्या वाकई में वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए थी। और अगर आपने बिना सोचे कर लिया तो आप ऐसे कितनी बार जॉब स्विच करते जाओगे और इसमें होगा क्या, आपकी जिंदगी का बहुत सारा टाइम चला जाएगा। Yes. आप किसी भी चीज के किसी भी फील्ड के डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। तो यही लोगों के साथ होता है, जब वो एक जगह हर्ट होते हैं और मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं तो मुझे आज ये मिल जाए वो मिल जाए, मेरे दर्द से पीछा छूट जाए, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि जिंदगी के लिए जरूरी क्या है, सही क्या है। Yes. राइट, वो इसी चीज की इसी रेस में एक सर्कल में फंस जाते हैं, वही लूप बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। यस। आजकल मूव ऑन बहुत सुना है ना कि ओ लेट्स ब्रो मूव ऑन। तो ये जो मूव ऑन है इसका रियल मीनिंग आपके अकॉर्डिंगली क्या है, कि किसी को भूल जाना या फिर एनर्जी शिफ्ट कर लेना? एक्चुअली क्या होता है ना, जब लोग मूव ऑन करने की बात करते हैं तो उनका होता ये है कि एक इंसान से मन भर गया। एक्चुअली मन भी नहीं भरता, होता क्या है उसके साथ जो नयापन मिल रहा था वो खत्म हो चुका है। यस, स्पार्क नहीं रहता हाँ। है। क्योंकि जो आप जिस चीज की तलाश में थे वो कोई लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं था, वो क्वालिटी रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि वो एक नएपन की चाहत थी। तो नएपन की चाहत कुछ समय बाद वो नयापन खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से फिर उन्हें क्या लगता है कि नहीं यार अब हमारे रिलेशनशिप में ना वो बात नहीं रही, वो स्पार्क नहीं रहा, अब वो कनेक्शन नहीं रहा, तो क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। यार तुम भी अपनी जिंदगी में आगे मूव करो, मैं भी आगे मूव करूं, और फिर वो नयापन ही ढूंढ रहे हैं। तो क्या होगा, फिर कोई नया पर्सन मिलेगा, उसके साथ वो नयापन कितने दिनों तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा। इस वजह से ये मूव ऑन ज्यादा होता रहता है। अदरवाइज क्या होगा कि मूव ऑन की जगह मूव टुगेदर होना चाहिए। यस ट्रू, क्योंकि हम अपने कभी फैमिली से ऐसा नहीं लगता ना कि फैमिली से मूव ऑन करते हैं। नहीं लगता सच में ट्रूली। लेकिन ये आजकल ही सुनने को मिलता है कि रिलेशनशिप में चलो मूव ऑन करते हैं, वरना पहले मम्मी पापा होते हैं हमारे। ये इनके रिलेशनशिप को देखो तो फिर लगता है कि ये क्या है फिर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मूव ऑन की जगह मूव टुगेदर की तरफ फोकस करना चाहिए और उस इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहिए जिसके साथ आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, यानी जिसके साथ आप लंबे समय तक जी सकते हो। अगर आपकी वैल्यूज नहीं मैच करती और आप उस पर्सन के साथ उसकी किसी भी अट्रैक्शन की वजह से, चाहे उसकी फिजिकल अट्रैक्शन है, फाइनेंशियली वो बहुत सक्सेसफुल है या कुछ भी और है, उसकी वजह से अगर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, आप एक रिलेशनशिप में भी आ जाते हो, तो वो चलने वाली नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत क्लोज टू हार्ट है, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो शुरू में वो चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो नयापन का जो हिप्नोसिस है वो खत्म होता है, इसको हम एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं यूफोरिया ऑफ लव। यूफोरिया ऑफ लव। हाँ, यूफोरिया ऑफ लव का मतलब क्या है, जब किसी इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो ना, तो उस समय लगता है इससे ज्यादा बेहतर इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो एक्चुअली वो उस इंसान की वजह से नहीं है, वो आपकी जो यूफोरिया की फीलिंग है उसकी वजह से है। कुछ समय तक वो फीलिंग लास्ट करेगी, फिर वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप साथ में मूव करते हो तो तभी मूव करते हो जब आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, जब आप एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं, जब आपके अंदर रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए। अदरवाइज वो चीजें नहीं चल पाती, राइट। तो फिर वो नयापन खत्म, फिर हम नए इंसान की तलाश करते हैं कि अब तुम्हारे में वो बात नहीं रही, अब तुम मुझे वैसे प्यार नहीं करते। हाँ यस, फिर लेट्स मूव ऑन। तो फिर जैसे कि क्या सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करना, क्या नेचर के प्लान को फोर्स करना होता है? हाँ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक लड़का है, वो कहता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तो यही चाहिए अपनी जिंदगी में। अब वो सारी मैनिफेस्टेशंस लगा रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, और दुनिया में और भी जो तरीके हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, या कोई तरीका हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकती है, वो सब यूज कर रहा है कि बस इस इंसान को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लें। तो आप ये भी तो सोचो कि क्या वो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है? अगर वो इंसान आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहता तो आप क्या कर रहे हो, आप एक फोर्सफुल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इंसान आपको मिल भी गया तो क्या रियल में आप उस इंसान के साथ सही तरीके से जिंदगी जी पाएंगे? उसकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी ना। तो वो फ्रीडम का इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। आपने क्या कर लिया कि आपने किसी की फ्रीडम को हैम्पर कर दिया। और रिलेशनशिप में एक बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो है कि फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि आपने एक बर्ड को अपना पेट बना लिया, एक पैरेट है, आपने उसको अपना पेट बना लिया। अब आप उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप उसको सहला भी रहे हैं,
आप उसको खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बंद पिंजरे में है। एक दिन पिंजरा खुल जाता है, वो क्या करेगा? भाग जाएगा, उड़ जाएगा। जबकि आप उसको प्यार बहुत करते थे और सच में प्यार करते थे। आप नहीं चाहते थे कि वो दुनिया में निकले, आप नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर कोई एनिमल अटैक कर दे, आप नहीं चाहते थे कि उसे कोई बहेलिया पकड़ ले या कुछ और करे, आप प्यार कर रहे थे। लेकिन उसको आपके प्यार से ज्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। यस। तो जिस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप बार बार उसी के लिए आप लगे हुए हो, आप अपने आप से एक सवाल भी पूछो कि क्या वो इंसान भी मुझे इसी तरीके से ज़िंदगी में चाहता है या चाहती है? और जिसको आप चाहते हो, क्या आप उसके अकॉर्डिंग डिजर्विंग हो? क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों की डिमांड करते हैं जिनको हम डिजर्व नहीं करते, और अगर आप डिजर्व नहीं करते तो वो चीज़ अगर आपको मिल भी गई तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, आप स्टे नहीं कर पाओगे। आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सुना होगा, आज के स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगी क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है, ठीक है, इस साइंस को लेकर। तो जो आजकल जो ये स्पिरिचुअलिटी चल रही है, लोग जब इसको स्टार्ट करते हैं, जब या तो वो ब्रेकअप से निकले हों या वो किसी अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, करियर को लेके किसी भी चीज़ को, तो उन्हें एक ही चीज़ दिखता है, स्पिरिचुअलिटी। तो क्या वो सच्चे मन से उस चीज़ को परफॉर्म करना चाह रहे हैं या फिर प्रेशर के वजह से वो उसको एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सुकून ढूंढ रहे हैं। हाँ, रियल जो इसके पीछे रीज़न है ना, वो क्या होता है कि वो सुकून ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और एक्चुअली अगर हम देखें तो हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुकून ही ढूंढ रहे हैं, सुकून की ही तलाश कर रहे हैं। होता क्या है कि ये सुकून की तलाश ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब हमारी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा आते हैं। वो ब्रेकअप का डिस्टर्बेंस हो सकता है, वो जॉब का प्रेशर हो सकता है, वो फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, या आपने बहुत सक्सेस क्रिएट कर लिया, अब आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, आपके पास पैसे बहुत है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि आप ज़िंदगी एंजॉय कर पा रहे हैं, आप ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में फिर इंसान क्या करता है, वो कहता है कि अब मुझे वो चाहिए, वो सुकून चाहिए। तो उसकी तलाश में जो रियल तलाश होती है वो अवेयरनेस के साथ आती है, वो कम लोगों को होती है। ज़्यादातर लोग क्या है, उनके लिए बस ये है कि अभी मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा टूल मिल जाए, कोई मेडिटेशन मिल जाए, हाँ, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए, मैं थोड़ी राहत महसूस करना शुरू कर दूँ। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो विरोध है, जो इस यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट करते हो, इसमें जो आपका यूनिवर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ये रिड्यूस हो जाना स्पिरिचुअलिटी की निशानी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की निशानी है। कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट। इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ बदलोगे नहीं, लेकिन इसका मतलब कि आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो विद्रोह है, वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आपका फोकस इस पे होता है कि जो है वो है, मुझे बदलना क्या है, मुझे उस डायरेक्शन में काम करना है। तो आप यूनिवर्स को वैसे का वैसे एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसा वो है, आप अपने पर्पस को पहचानने लगते हैं, आपका लोगों की तरफ जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है, क्योंकि आपका ईगो रिड्यूस हो जाता है। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो ईगो रिड्यूस हो जाता है। फिर आप ईगो फाइट में नहीं रहते कि मुझे इससे बड़ा बन के दिखाना है, मुझे इसको हरा के दिखाना है, फिर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो रियल में ये चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी, लेकिन जनरली लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि मैं किसी तरीके से जिस चीज़ से परेशान हूँ वहाँ से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, किसी और चीज़ से अटैच हो जाऊँ। राइट? तो बस वो एक रिप्लेसमेंट ऑफ अटैचमेंट है, कई बार वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी समझ पे काम करते हैं। और ऐसा भी लोग करते हैं लेकिन कम करते हैं। तो आपके पास जो, जैसे कि आप कोर्सेज भी हैं आपके, तो आपके पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो कौन से एज ग्रुप के आते हैं? मेरे पास जनरली उस एज ग्रुप के लोग आते हैं जिसको हम कहते हैं 26-27 ऑनवर्ड्स, यानी कि जो अपनी ज़िंदगी में जो उनको कोई प्रोफेशन है, कोई जॉब है, वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। क्योंकि कॉलेज में जब होते हैं तो जनरली हमारे पास पैसे नहीं होते इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए, या होते हैं तो हम उसे पार्टी में खर्च करते हैं, सीखने में नहीं खर्च करते। राइट? तो होता क्या है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को फेस करता है, तब उसे इन चीज़ों की वैल्यू समझ आने लगती है कि मैंने करियर तो बना लिया, मैंने जो सोचा था, जो कॉलेज लाइफ में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था कि बस जॉब में जाएंगे या कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और सब कुछ बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सब कुछ, वो कहते हैं ना, ब्राइट ब्राइट नज़र आएगा। जब वो ज़िंदगी की रियलिटी को हिट करते हैं और उन्हें लगता है कि जो अभी आज तक मैंने सीखा उसके बावजूद मेरी लाइफ की जो क्वालिटी मैं चाहता था या चाहती थी वो नहीं मिल रही, तो उस सिचुएशन में फिर वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जब उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, तब वो NLP की तरफ आते हैं और फिर वो सीखना शुरू करते हैं। और
एंड लिमिट कोई है नहीं। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 74-75 की एज में जिन्होंने मेरे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं कि उन्हें लगता है कि काश हमें ये पहले मिल गया होता, चलो अब जितनी जिंदगी के साल बचे हैं उतने तो ठीक कर लें, और वो तब भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, लेकिन जनरली स्टार्टिंग यही है 25-26। तो आपके कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, आपकी बातें सुन रही है, तो बहुत इंटरेस्टेड फील कर रही होगी, तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए क्या होता है, मेरे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, उनके सबके जो डोमेन्स हैं या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं। तो कुछ कैटेगरीज में है, मैं वो बता देता हूँ तो आपको हेल्प मिलेगी। मेरा एक कोर्स है वो बच्चों के लिए है मेनली, जो मेमोरी टेक्निक्स वगैरह सिखाती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे के पास हर बार उसका सिलेबस बदल जाता है, लेकिन लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं बदलती। यस। तो एनएलपी का एक एप्लीकेशन मेमोराइजेशन को भी इन्हांस करना है, या जो बच्चे का कॉन्फिडेंस इशू है, या जब वो एग्जाम्स में जाता है उसको डर लगना शुरू हो जाता है, तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करना और फास्टर कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीखना। तो एक कोर्स है मेरा, माइंड मेमोरी मास्टर्स नाम है उसका, तो वो उसमें ये चीज़ें एड्रेस होती हैं। तो ये क्लास 6th ऑनवर्ड्स कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है और सीख सकता है, राइट? ऑनलाइन कोर्स है ये। तो एक इस डोमेन को सर्व करता है। इसके बाद मेरे बहुत सारे छोटे छोटे मिनी कोर्सेज हैं जो लाइफ के अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर हैं, जैसे कोई रिलेशनशिप पे है, कोई पेरेंटिंग पे है, कोई वेल्थ पे है, कोई सक्सेस पे है, राइट? कोई लाइफ फिलॉसफी के ऊपर है। तो अराउंड 40 कोर्सेज मेरे अभी आज के टाइम पे मेरे ऐप पे अवेलेबल है, राइट? तो ये वो कोर्सेज हैं जो मिनी कोर्सेज हैं, यानी आप लाइफ के किसी एक एरिया से परेशान हैं तो उस एरिया से रिलेटेड जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। फिर इसके बाद मेरा जो मेन डोमेन है, जो मेरा मेन कोर्स है, वो एनएलपी का है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जिस साइंस पे मैं काम करता हूँ, मैंने उस पर एक इतना वास्ट कोर्स डेवलप किया है, मतलब मेरी नॉलेज में कोई और ऐसा पर्सन नहीं है जिसके कोर्स में इतना कंटेंट हो जितना मैंने अपने कोर्स में ऐड किया हुआ है। क्योंकि मैंने करीब करीब 3 या 4 सालों तक जितनी लाइव वर्कशॉप्स की, वो सबकी रिकॉर्डिंग भी कोर्स में ऐड की हुई है, जो 5 डेज की मेरी रिकॉर्डिंग होती थी। मतलब एनॉर्मस कंटेंट है उसमें। लगभग हर वीक मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करता था पहले, अब हर 2 वीक में कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता। और अराउंड 1000+ क्वेश्चंस के मैंने आंसर किए हैं जो लाइफ के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, वो सबके आंसर्स भी वहाँ पे कोर्स में अवेलेबल है, राइट? तो वो अपने आप में एक ऐसा कोर्स है कि जिससे आप एनएलपी को सीख सकते हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़िंदगी के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मेरा आता है जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, कि जो मेरी तरह एक ट्रेनर, एक कोच बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, फिर एनएलपी की तो ज़रूरत उन्हें भी है, लेकिन एनएलपी के बाद अपने आप को इस फील्ड में एस्टैब्लिश कैसे करना है, अपने मॉड्यूल्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, अपने कोर्सेज कैसे डिज़ाइन करने हैं, क्योंकि फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब के लिए फिर मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है। तो इस तरीके से मेरे कोर्सेज हैं। और कुछ लोग काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मेरे स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो मेंशन रहते हैं, वहाँ से कोई बुक कर सकता है। और अगर स्लॉट अवेलेबल है तो वो फिर 1-to-1 एक सेशन ले सकते हैं। जनरली जूम पे मैं करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली भी लोग कनेक्ट करते हैं। यस। तो अगर कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी चीज़ को लेके परेशान है, तो वो सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर के कोर्सेज में भी इतना सारा कंटेंट है कि आप सीखते सीखते परेशान हो जाओगे, लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम सब डिटेल्स सर की मेंशन कर देंगे। ओके सर, आपको सब जिसको भी मतलब कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो सर को कांटेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली। और आपके ऑडियंस के लिए स्पेशली ये है कि मंथ में मैं एक बार यूजुअली एनएलपी फंडामेंटल्स करके 3 डे का लाइव प्रोग्राम करता हूँ जूम पे। वो अराउंड 2 आवर्स के आसपास का होता है। वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो जो भी चाहे, ऐसे वो वर्थ 10,000 का है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे सकता हूँ और लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अब जैसे कि जेनजी की बात चलती है, तो आपको क्या लगता है जो जेनजी है वो आजकल करियर को लेके ज्यादा कंफ्यूज है या फिर आइडेंटिटी को? देखिए क्या है ना, आइडेंटिटी का तो एहसास बहुत बाद में आता है। पहले वो करियर को लेके परेशान होते हैं, राइट? कि मैं अपनी जिंदगी में करूँ क्या, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई एनर्जी है ना जेनजी के पास, क्योंकि अभी पढ़ के निकले हैं, अभी इंटरनेट की दुनिया है, इतने लोगों को हम देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, कोई बहुत यंग एज में करोड़पति बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अपने अंदर से ये फीलिंग होती है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। यस। आइडेंटिटी की बात तब आती है जब उसको फिर ये फील होने लगता है कि मेरी दुनिया में एक पहचान होनी चाहिए। तो उसकी वजह से आज बहुत सारे लोग क्या है, रील्स की तरफ और इन चीज़ों की तरफ भागते हैं
कि मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए, दुनिया मुझे जानने लगे, मुझे फेम मिल जाए, मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए। अब इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अभी तो ये चीज़ें ट्रेंड में हैं, लेकिन आज से आने वाले 5-7 सालों के बाद ये सैचुरेट हो चुका होगा। फिर जो लोग ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग इस्टेब्लिश हो जाएंगे और वो इस्टेब्लिश्ड लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ फाइनेंसेस या चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे इसके थ्रू। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना बहुत सारा टाइम इन चीज़ों पे लगाया, उनको ज़िंदगी का 5-7 साल खर्च करने के बाद ये रियलाइज़ होगा कि हमने अपना टाइम, अपना एफर्ट गलत जगह लगा लिया। इससे ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं। एक समय के बाद वो जो व्यूज़, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे सैचुरेट हो गए। अब कोई न्यूनेस नहीं आ रही और फिर ज़िंदगी ब्लैंक लगने लगती है। तो आपको अपनी उस करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जो पहली चीज़ है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, और फिर अपनी आइडेंटिटी डेवलप करनी है आपको। इसलिए नहीं कि दुनिया आपको कितना फेम दे रही है, इसलिए कि हु यू आर फ्रॉम विद इन। आप कौन है, आप अपने आप को पहचाने और अपना बेस्ट वर्जन बने, राइट? अपने डोमेन के मास्टर बने आप। तो ये करना चाहिए। तो क्या जो यूनिवर्स है वो सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करता है, सबके लिए एक पर्पस डिफाइन करता है, या हम खुद से क्रिएट करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव अ पर्पस टू लाइफ। जिंदगी का पर्पस, जिंदगी को पर्पस देना होता है। जिंदगी अपने आप में हमें कोई पर्पस देके नहीं भेजती। यूनिवर्स हमारे लिए कोई पर्पस डिफाइन करके हमें क्रिएट नहीं करता। उसने हमें पोटेंशियल दिया हुआ है कि यू कैन डिसाइड, यू कैन पिक एनी पर्पस इन लाइफ, और उसको सर्व करने के लिए यूनिवर्स इम्पार्शियल है। यानी यूनिवर्स आपको पूरी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि आप किसी भी पर्पस पे काम कर सकते हैं। तो हमें कोई पर्पस दे के भेजा गया है, ऐसा मानने से ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई पर्पस असाइन करें, कोई क्रिएट करें और उस पर काम करना शुरू करें, और यूनिवर्स हेल्प करेगा। देखो, आज अगर कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे एक बैंक लूटना है, तो यूनिवर्स उसे भी हेल्प करेगा। और कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे एक बैंक खोलना है, तो यूनिवर्स उसे भी हेल्प करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस दोनों आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आप बैंक लूटने का करेंगे तो आगे की जिंदगी जेल में, राइट? और अगर बैंक ओपन करने का करेंगे तो हो सकता है आपकी आगे की जनरेशन फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन पर्पस डिसाइड करने की पावर यूनिवर्स ने आपको दी हुई है, और वो हेल्प करने को तैयार है। आपको ये देखना है कि मुझे किस पर्पस पे वर्क करना है, क्या हेल्प लेनी है, कि मुझे सही करना है या फिर मुझे गलत करना है। हाँ, और यूनिवर्स दोनों में हेल्प करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग अपनी जिंदगी में क्राइम करते हैं वो क्राइम नहीं कर पाते। आप सोच के देखो ना, कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे ये उस इंसान ने, सपोज करो कि कोई मर्डर कर दिया या कोई रेप कर दिया या कोई और ऐसी चीज की, तो ऊपर वाला कहाँ था? ऊपर वाला हर समय हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। राइट। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप क्या डिसाइड करोगे। क्योंकि अगर यूनिवर्स हर गलत चीज को ना बोलता तो अभी आपने देखा कितना बेकार केस हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ, अगर वो भी नहीं होता, क्योंकि उसमें भी काफी लोगों की जान गई है, ठीक है, तो फिर वो तो वही हो गया ना, वो हर चीज को मनाही करता रहता, कुछ भी गलत। अभी मैंने एक पोस्ट देखा उससे रिलेटेड, उस पे किसी ने, जो पर्सन सरवाइव कर गए हैं, उनका फोटो लगाया हुआ था और लिखा था कि इन्हें भगवान पे बहुत भरोसा था और भगवान ने बचा लिया। तो मैंने उसके नीचे कमेंट करके लिखा, तो जो बाकी लोगों की जान गई उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं था। तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है, राइट? यूनिवर्स में जो होता है वो होता है। हम अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच सकते हैं, हम अपनी तरफ से पॉजिटिव कर सकते हैं, और फिर अगर जिंदगी में कुछ भी एडवर्स होता है, उसके बाद भी हमारे पास चॉइस है कि हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट। यानी कि आप उस इवेंट में रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसको आप मीनिंग क्या देंगे, ये हमेशा आपके हाथ में। राइट। जैसे कि आजकल सबको ना अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, हर किसी को क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि हर कोई बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो वो जो क्लियरिटी है वो कैसे आएगी? एक्शन से या सोचने से, या फिर आप कुछ टिप्स देना चाहोगे जेनजी को इस चीज़ से रिलेटेड? बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, क्लैरिटी इस चीज़ की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, आप ये पूछना चाह रहे हो, राइट? ठीक है, तो मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर है, बहुत पावरफुल आंसर है। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, वो उधर भागते हैं जिधर ट्रेंड है। जैसे अगर जब मैं बीटेक कर रहा था, अगर आप उसके पहले की ड्यूरेशन को देखेंगे, टाइम को देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को 2 प्रोफेशन में भेजते थे। क्या क्या? डॉक्टरिंग और इंजीनियरिंग। हाँ, या तो डॉक्टर बन जाओ, और उसमें लगता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, और या तो फिर इंजीनियर बन जाओ।
इसीलिए हमारे जैसे इंजीनियर्स की वैल्यू बाद में बहुत खराब हो गई कि हर गली में मिलते हैं, राइट? हाँ, तो समझना क्या चाहिए कि ये जो डिसीजन करियर का हमने लिया या हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए लिया, ये डिसीजन लिया ट्रेंड को देख के, ना कि हमारे इंक्लिनेशन को देख के। यस, तो जिंदगी में हमें एक समय ये समझना पड़ेगा कि डू यू वांट टू बिकम एवरेज पर्सन और यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। अगर आपको एवरेज पर्सन बनना है, और एवरेज में भी अच्छा एवरेज पर्सन बनना है, यानी अबव एवरेज तक जाना है, तो आप वो फॉलो करो जिस चीज़ का ट्रेंड है, जो मार्केट में जिसकी एक पोटेंशियल है, जो आने वाले समय का फ्यूचर है, आप वो एनालाइज करिए और उधर चले जाइए। तो यू विल बिकम एवरेज और अबव एवरेज। अब आप एवरेज बनेंगे या अबव एवरेज बनेंगे, ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे, आप कितने ओपन माइंडेड है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, अगर आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो ये कह सके कि आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स, तो इसके लिए फिर अलग एक स्ट्रैटेजी है, वो शेयर करूं आपके साथ। यस, ट्रू, यस, सच में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उस फील्ड में जाने की ज़रूरत है जो रियल में आपका ट्रू पैशन है, ट्रू इंक्लिनेशन है। और अगर उस पर्टिकुलर पैशन को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही मुश्किल होता है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने उसके अकॉर्डिंग, उसके अराउंड अपना करियर बिल्ड कर लिया, तो यू विल बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। नॉट इन द सेंस ऑफ मनी। हो सकता है कि आप पैसा ज़्यादा कमाएं, हो सकता है पैसा थोड़ा कम कमाएं, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग पैरामीटर में हो सकता है आप सक्सेसफुल हो सकता है आप एवरेज हो, लेकिन इन योर इनर वर्ल्ड यू विल बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, वो कौन सी चीज़ है जिसे आप करने में कभी थकते नहीं? हाँ, ठीक यानी कि फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन कभी आप उस चीज़ से बोर नहीं होते, कभी आप उससे थकते नहीं हैं। ये किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए पॉडकास्ट बनाना हो सकता है। हाँ, आप समझना, किसी के लिए ट्रेनिंग देना हो सकता है, कोचिंग करना हो सकता है, जैसे मैं करता हूँ। किसी के लिए पढ़ाना हो सकता है, पढ़ाना हो सकता किसी के लिए पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए डिज़ाइंस बनाना हो सकता है, किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में डिफरेंट हैं। गेटिंग क्लैरिटी? तो आपको ये देखना है वो कौन सी चीज़ है जिसमें आप कभी बोर नहीं होते, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आपका टेम्पटेशन बढ़ जाता है। यानी अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया, वरना जनरली लोगों के साथ क्या होता है, आज ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, 4 दिन बाद कुछ और बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उसके 4 दिन बाद कुछ और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने उसको, जो पहली बार अट्रैक्टिव लग रहा था, 4 दिन आपने नहीं किया तो आपकी टेम्पटेशन डाउन हो गई, यानी वो आपके ट्रू कोर में नहीं था, वरना वो डाउन नहीं होता। यस। तो ये सेकंड क्वेश्चन, यानी कि आपकी टेम्पटेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद 2 और सवाल हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, मतलब बहुत कम पैसा हो, सर्वाइवल लायक आपके पास पैसा है, तो भी ये वो काम होना चाहिए जो आप फिर भी करना चाहेंगे। यानी कि आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल चैलेंज भी है, तब भी ये वो चीज़ है, ये वो पैशन है जिस पर आप फिर भी काम करना चाहोगे। ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर लाइन आपके हो गए, तो नाउ यू हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन कि जिसमें अब आप काम करोगे तो आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओगे। क्योंकि सपोज करो कि पेंटिंग बनाने की बात कर लेते हैं, आज यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, किसी का ट्रू पैशन आ गया पेंटिंग बनाना, यानी कि वो पेंटिंग बनाने से कभी बोर नहीं होता, वो पेंटिंग ना बनाए तो उसकी टेम्पटेशन बढ़ जाती है, ना कि रिड्यूस हो जाए। तीसरा क्वेश्चन कि ये वो चीज़ है कि अगर उसके पास फाइनेंसेस नहीं भी हैं तो पैसे कमाने के लिए वो कुछ और कर रहा है, लेकिन फिर भी शाम को बैठ के पेंटिंग बना रहा है, क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, और वो इतना फाइनेंशियली सक्सेसफुल है कि उसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो पेंटिंग बना रहा है क्योंकि उसको बनाना अच्छा लगता है। दैट मीन्स नाउ इट इज़ योर ट्रू पैशन। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए और किसी एक चीज़ तक पहुँच गए, अब आप उसके अराउंड अगर अपना करियर बिल्ड कर लेंगे तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और आप उस फील्ड में जितनी सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे उतनी दुनिया के किसी और फील्ड में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि नाउ इट इज़ योर ट्रू नेचर जिसके साथ अलाइनमेंट में आप काम कर रहे हैं। यस, हाँ, मुझे भी काफी क्लैरिटी मिली। चलिए, ग्रेट। सच में आजकल ना सेल्फ लव बहुत सुना है,
तो ये सेल्फ लव की जो डेफिनेशन होती है सबके लिए अलग अलग होती है। तो ये सेल्फ लव रियल में क्या है? क्या खुद को आइसोलेशन में डाल देना होता है सेल्फ लव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप जैसे हो आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप खुद से प्यार करो, यानी आपका खुद से प्यार होना चाहिए। जनरली क्या है ना, हम जिस एनवायरनमेंट में हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसमें खुद से प्यार करना तो छोड़ो, बल्कि हमें सिखा दिया जाता है खुद को क्रिटिसाइज करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मैंने ये अच्छे से नहीं किया, मैंने वो अच्छे से नहीं किया, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, मैं अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं हूँ, मैं अच्छा फादर नहीं हूँ। मतलब होता क्या है कि हम सेल्फ लव की जगह सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी अंदर जो हमारी सेल्फ इमेज होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है। और इस तरह की चीज़ों का रिजल्ट ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बाहर होने के बावजूद हम कभी सुकून से नहीं रह पाते। एक्चुअली हमें ज़िंदगी में किसके साथ जीना पड़ता है पता है? खुद के साथ जीना पड़ता है। और जिसके साथ आपको जीना है, अगर वही साथ जीने लायक नहीं है, उसके अंदर ही आपको सिर्फ कमियां ही कमियां दिखती हैं, तो आप उसके साथ सुकून से कैसे जियोगे? इसीलिए लोग अपने साथ सुकून से नहीं जी पाते। तो सेल्फ लव का मतलब आइसोलेशन नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप जैसे हो पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। अगर मेरे अंदर गलतियां हैं तो आई एक्सेप्ट कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, और आप उस पर काम करना शुरू करो और अपने आप को केयर देना शुरू करो, अपने आप को लव देना शुरू करो, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो। तो वो रियल सेल्फ लव होता है। आइसोलेशन में चले जाना तो ये है कि भाई मैं दुनिया के बीच में हूँ, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहाड़ों पे चला जा रहा हूँ और अब तो मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, अब तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो एक्चुअली आपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लिया है, आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि अब आपको डिस्टर्ब करने वाला एनवायरनमेंट नहीं बचा। तो डिस्टर्ब करने वाले एनवायरनमेंट से आप दूर हो गए, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो ये ग्रोथ की निशानी नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं है। तो आइसोलेशन इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव की स्टार्टिंग होती है एक्सेप्टेंस से, कि आप एक्सेप्ट करो कि आप मैं जैसा हूँ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, और आप अपने अपग्रेडेशन पे काम करना शुरू करो। दिस इज सेल्फ लव। जैसे आपको पता है रिलेशनशिप्स में अब क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि हम आपस में कंपैटिबल हैं या फिर नहीं है, नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करो। तो आपको क्या लगता है कि चेंजेस ज़रूरी होते हैं, उस पर काम करना चाहिए, या फिर जैसे जैसे हम हैं हम तो वैसे ही रहेंगे कि रिलेशनशिप ही छोड़ दो? आप उस बारे में क्या कहोगे? मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, वो उन्होंने धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इन लोगों के साथ काम किया हुआ है, राइट? और बहुत अच्छे लेवल पे काम किया हुआ है। तो मेरा मुंबई में एक सेमिनार हो रहा था, तो इसी तरह की कुछ बात थी कि हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया, एक सेकंड के लिए तो हम सब हिल गए थे सोचने के लिए, लेकिन फिर उसकी गहराई समझ में आई। तो उन्होंने बोला कि किसी ने मुझसे कहा ऐसे ही, जब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में थे, तो किसी ने कहा कि मैं तो जैसा हूँ मैं तो वैसे ही रहूँगा, मैं क्यों बदलूं अपने आप को? तो उन्होंने कहा कि फिर नेचर ने तुम्हें जैसे इस दुनिया में भेजा था बिना कपड़ों के, तुम वैसे ही रहो। व्हाई यू आर चेंजिंग योर सेल्फ? एक सेकंड के लिए तो हम भी बिल्कुल यूं हो गए थे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर हमें उसका सेंस समझ में आया कि हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। इसकी जगह हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, लेकिन नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मैं जो बेस्ट बन सकता हूं अपनी ज़िंदगी में, जो मेरा बेस्ट वर्जन है, मुझे हर रोज़ अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्योंकि कोई भी परफेक्ट बन के ना आया है और ना उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चल सकती है। रिलेशनशिप में अगर आप ये कहोगे कि ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं है, तो जब वो कंपैटिबल बन के ही आएगा बिल्कुल आपके लिए, तब तक वो बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा। तो आप साथ में सिर्फ ये चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बोला, कि आपकी वैल्यूज अलाइन होनी चाहिए। आपकी जिंदगी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अगले इंसान की जिंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तब आपके अंदर कंपैटिबिलिटी डेवलप होने के चांसेस हैं। फिर आप साथ में जिंदगी जियोगे तो एक दूसरे को आप जानना शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, राइट? आप सोचोगे नहीं पहले से ही मुझे बिल्कुल परफेक्ट इंसान मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से फिर आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन होना चाहिए, क्योंकि पता चला आपकी चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो आप साथ में शायद नहीं रह सकते। जैसे एक इंसान को घूमना पसंद है और एक को घर में रहना पसंद है, तो अब वहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन हाँ,
अगर दोनों के अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक जैसे ट्रेड्स है, तो फिर कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाती है। पहले से ही कंपैटिबल मिलेंगे, ये बहुत एक्सट्रीम केस है। यस ये वैसा ही है कि एक बॉक्स है जिसमें सपोज करो कि 50 बॉल्स हैं, सब वाइट है, एक रेड है, और आपने हाथ डाला और रेड वाली आ गई हाथ में, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 50 है ना, यस तो प्रोबेबिलिटी कम है। यस तो कंपैटिबिलिटी इज समथिंग दैट कैन बी डेवलप्ड, सिर्फ आपका एक बेसिक इंक्लिनेशन होना चाहिए। मीन्स ये कि थोड़े बहुत चेंजेस इंसान को अकॉर्डिंगली करने चाहिए। करने Like चाहिए। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही रिजिड हो जाए कि नहीं, नो चेंजेस अलाउ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज बेटर फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो जरूरी है वो, जैसे आप ऐसे जॉब समझ लो ना, आप एक जॉब करते हैं, वो आपको अच्छा पे कर रही है, सारी चीजें कर रही है, लेकिन उस जॉब की कुछ डिमांड है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में सपोज करो आपको आउट स्पोकन होना पड़ेगा, या आपको ज्यादा वेल ड्रेस्ड रहना पड़ेगा, और आपको नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो फिर आप उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीजें आपको अपने अंदर अपग्रेड हमेशा करनी पड़े। हाँ, तो आपने जैसे कि आपने मुझे बताया कि मेमोरी टेक्निक्स आप सिखाते हैं, बताते हैं, तो आजकल लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उनका बेसिक गोल क्या है। या फिर आजकल कोई, जैसे कि आपने बोला कि करियर तो सबका फिक्स हो गया, सबने अपने लाइफ में सब कुछ कर लिया, लेकिन वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है अपने आप से, और वो अपने आप को ही बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। तो वो लोग क्या करें, या फिर कैसे, कुछ टिप्स उनके लिए जो वो सब चीज़ें सही कर पाएं। देखिए क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, काफी गहरा क्वेश्चन है। इसको मैं कहता हूँ कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। जैसे आज हम इस एक रूम में बैठे हुए हैं, ये एक पॉडकास्ट स्टूडियो है, तो ये पॉडकास्ट स्टूडियो ऐसा बनने से पहले किसी ने इसकी फाइनल पिक्चर को विजुअलाइज किया होगा कि ये बन के दिखना कैसा चाहिए। फिर जैसा दिखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहीं पिक्चर्स लगाई, कहीं पे वॉच लगाई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने माइक्स परचेज किए, चेयर्स परचेज की, और ऐसा नहीं कि जैसा उन्होंने सोचा होगा सब कुछ वैसा ही हो गया होगा, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस, एडजस्टमेंट्स भी किए होंगे। सेम यही हमारी जिंदगी के साथ है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आप ये सोचो कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत और एक बहुत अच्छी जिंदगी होगी अगर, तो वो कैसी होनी चाहिए। फिर वो जैसी होनी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को शेप करना शुरू करिए। तब जाके आप अपनी जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस के साथ जी पाएंगे। होता क्या है कि हम इस तरह से सोचते नहीं है। हम कैसे सोचते हैं, बस जो सामने 2-4 चॉइसेस आ रही हैं, इसमें से सबसे अट्रैक्टिव चॉइस क्या है। तो ये वैसे ही है कि आप अपनी कार लेके निकले हो और आपको एक क्रॉस रोड दिख रहा है, अच्छा ये रोड ज्यादा बेहतर दिख रही है, आप उधर मुड़ गए, वो कहाँ पहुंचाएगी उसका कुछ पता नहीं है। Yes. तो आपको अपने डेस्टिनेशन के बारे में पहले सोचना होगा, अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचना होगा कि जिंदगी मुझे चाहिए कैसी, और उसके अकॉर्डिंग वेज या रास्ते चूज करने होंगे, तब आप ज्यादा खूबसूरत जिंदगी जी पाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूजन्स में ही रहेंगे। अदरवाइज हो सकता है कहीं आप पैसे कमा ले लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने किसी पर्सन से पूछा, कोई ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ना जेनजी, कि क्या करना चाहते हो आप जिंदगी में, तो मुझे सीए बनना है। क्यों सीए बनना है? बहुत पैसा होता है सीए के पास। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। मैंने कहा किसी सीए की लाइफ क्लोजली ऑब्जर्व की है कि उनको क्या काम करना पड़ता है और उनकी जिंदगी किस तरह की दिखती है? नहीं। मैंने कहा जरा देख के फिर मेरे से बात करना। तो उस पर्सन ने जब ऑब्जर्व किया तो कह रहा मुझे तो ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो पूरे दिन फाइलों में ही लगे रहते हैं, ये तो नंबर्स के साथ ही काम करते रहते हैं, मैं तो ऐसा करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि अभी तक सिर्फ आप ये देख रहे थे, अब जब आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो बोला हाँ, मैं तो इतना अकाउंटिंग, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग कर सकता हूँ, पूरे दिन अकाउंटिंग करता रहूँ, इतना करता रहूँ, ये तो नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा सोच के बताओ डिसीजन क्यों लिया था, या क्यों कह रहे थे सीए बनना है? नहीं, मेरे नोन में एक सीए है ना, वो BMW से चलते हैं। तो मैंने कहा कि आपने वो एक रिजल्ट तो देख लिया लेकिन वो प्रोसेस नहीं देखा, वो मेहनत नहीं देखी, वो मेहनत काम नहीं देखी, वो काम नहीं देखा। तो मैंने कहा आप वो देखो ना कि जो चीज आप सस्टेन कर पाओगे, जो सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, वहां पे अगर आप चले जाओगे तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। मेरे नोन में एक पर्सन है जो मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, वहां से स्विच करके आज वो साउंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब स्पीकर्स और ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, वही डॉक्टर, राइट। क्योंकि वो उनका पैशन नहीं था उस समय, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या दुनिया को देख के उस प्रोफेशन में गए, बाद में समझ में आया, चेंज कर लिया।
तो आज वो कम कमाए या ज़्यादा कमाए, लेकिन सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है। यस जैसे कि अभी हम पैशन की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं जब क्लास में थी, जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, तो मैं क्लास में पूछा गया कि कितने बच्चे हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से एडमिशन लेके आए हैं बीटेक में, और आप यकीन नहीं मानोगे सिर्फ 10% बच्चे ऐसे जिनका हाथ नीचे था, बाकी सबका ऊपर कि हाँ पेरेंट्स ने हमको भेजा है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत पेरेंट्स के प्रेशर में आके उस फील्ड को चूज करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? देखिए क्या है ना, पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा चैलेंज क्या है ना कि कई बार वो जो ड्रीम्स खुद पूरे नहीं कर पाते वो अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं कि उनका वो ड्रीम उनके बच्चों के थ्रू पूरा हो जाए। यस तो कई बार उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे की जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो किस डायरेक्शन में है, उसका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। तो आप सोसाइटी के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में अगर आप उनको किसी भी करियर की तरफ पुश कर देते हैं या अपने डिजायर्स जो आपके नहीं पूरे हुए, आप शायद इंजीनियर नहीं बन पाए, अब आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, उसकी वजह से क्या है कि आप उसको एक तरफ पुश कर देंगे लेकिन उससे उसकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो पाएगी, वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। मैं आपको अपना बताता हूँ तो मेरे वाले से क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, मैंने बीटेक की कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, 4 साल की बीटेक है, मैंने बीटेक कंप्लीट की। मेरे जो ब्रदर हैं वो मेरे से 13 साल बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं घर में, मैं सबसे छोटा हूँ। राइट, अच्छा, फिर बीच में 2 सिस्टर्स हैं मेरी और सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया फैमिली है। तो क्या है कि अब मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे बीटेक करके और जॉब में नहीं जाना, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब नहीं बनना, बन सकता हूँ, मुझे पता था एवरेज या अबव एवरेज बन जाऊंगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो मेरा ट्रू पैशन है वो इधर है, इसमें मैं डिफरेंट तरीके से ग्रो कर सकता हूँ। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे। अच्छा, उन्होंने सारी जिंदगी जॉब की है, वो गांव से निकल के आए थे और अपनी पढ़ाई के दम पे वो बाहर निकल के आ पाए और हम सब भाई बहनों को अच्छी लाइफ, अच्छी पढ़ाई, सारी चीजें दे पाए। तो उनके माइंड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की है? एजुकेशन की। दूसरी प्रायोरिटी किस चीज की है? जॉब की है। राइट, कि जॉब से एक अच्छी जिंदगी बनती है। अब मुझे ये करना नहीं है और मुझे उनको, एक तो तरीका था कि मैं उनके अगेंस्ट जाके करूं कि मेरा जो मन मैं वो करूंगा, है ना, तो ऐसा मैं हूं नहीं कि इस तरीके से मैं करूं। तो मेरा था कि मैं उनका एटलीस्ट एक्सेप्टेंस लेके आगे बढ़ूं जिंदगी में। तो अब ये कैसे करें, यहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। तो इसके लिए पहले आपको खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ ये रियल में मेरा पैशन है और इसमें पोटेंशियल है। अगर ये नहीं है तो फिर सिर्फ इतनी सी बात है कि आज आप किसी एक चीज की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, कल को आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर आपके पेरेंट्स कहेंगे देखो हम पहले ही कह रहे थे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे उस डायरेक्शन में, हमारी बात मान ली होती, कम से कम करियर बन जाता। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको अपनी चीज पे आपने मतलब इनर वर्क बहुत कर लिया हो। राइट, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसे समझ लो कि आपको कोई अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप कह रहे हो यार मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा होता तो मैं अपना काम बढ़ा लेती। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आपको कौन पैसे दे देगा? लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं 1 साल के बाद आपको 12 लाख 13 लाख रुपए वापस कर दूंगी, ठीक है, ये है मेरा एक्शन प्लान, ये मैं करूंगी, इससे ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको लोग आपके अंदर इन्वेस्ट कर दें इसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है। तो पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तो मुझे क्लैरिटी थी। तो और मेरे फादर थोड़े डिसिप्लिन वाले, स्ट्रिक्ट वाले इस तरह के, तो अब उनसे डायरेक्ट बात करने में हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे बात करें। तो मैंने पहले अपने भैया को बताया, ब्रदर को बताया, उनको पता था कि इसका इस तरह का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और वो मतलब मैं तो अपने पापा से फिर भी, मतलब मुझे बचपन से कहा जाता है कि ये रिबिलियन है, विद्रोही है। राइट, ये वो नहीं करता जो दुनिया करती है, कुछ अलग ही करता है हमेशा। ये वही करेगा जो इसका मन करेगा, ये दुनिया की नहीं सुनता। तो ये मेरे बारे में बचपन से कहा जाता था। तो ये थोड़ा तो था ही उन्हें कि ये अपने हिसाब से चीज़ें करता है, लेकिन मैं उस वे में नहीं करना चाहता था। तो मैंने भैया को बोला, भैया ने कहा ठीक है। तो मैं तो फिर भी कुछ जवाब दे देता था, कभी किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट भी कर लेता था, भैया कभी नहीं करते थे मेरे। तो फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और पापा से कहा कि वेद जो है वो जॉब नहीं करना चाहता, जबकि मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। राइट, अच्छा, तो जॉब नहीं करना चाहता, कुछ और करना चाहता है, वो ट्रेनिंग वगैरह के फील्ड में जाना चाहता है। तो पापा से उन्होंने बात की, अब मुझे पापा से बात करनी है। अब ये बहुत मतलब वो बोलते हैं ना बहुत हाई प्रेशर वाला ड्यूरेशन है।
तो उस ड्यूरेशन में ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ हुई जो मतलब मैंने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन उस दिन वो करना ज़रूरी था। तो मेरे पापा ने बड़े हेजिटेट करते हुए, क्योंकि इतना कन्वर्सेशन होता नहीं था, मतलब इतना ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि बहुत ज़्यादा बात हो रही, वहाँ वो था पापा ने जो कह दिया वो करना है, ऐसा इन्वायरमेंट घर का। तो उन्होंने कहा कि मतलब भैया का नाम जयप्रकाश है, तो बोले कि जयप्रकाश कह रहे थे कि तुम जॉब नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि वहाँ मैं बनारस का हूँ, होम टाउन मेरा बनारस है, तो वहाँ पे हम और आप वाली लैंग्वेज चलती है। तो मैंने कहा हाँ पापा जी। तो बोले अच्छा, तो जॉब नहीं करना है? मैंने कहा नहीं। तो बोले तो फिर क्या करोगे, जॉब नहीं करोगे तो अभी तक मैंने हमेशा ये किया था ज़िंदगी में, वो कहते थे मैं आंसर देता था, अब मैंने अपने पापा से सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा आप क्यों चाहते हैं कि हम जॉब करें, क्योंकि वहाँ हम और आप वाली लैंग्वेज है, आप क्यों चाहते हैं कि हम जॉब करें? अब एक बेटा, वो भी सबसे छोटा वाला, है ना, मुझे तो सुन के घबराहट हो रही है ना, हाँ, वो अपने फादर से सवाल पूछ रहा है। तो लेकिन वो क्या है, मेरे पापा बहुत, जिसे कहते हैं ना, सेंसेबल इंसान, मतलब हमारी छोटी गलतियों पे उन्होंने कई बार हमें डांटा है, लेकिन बड़ी गलतियों पे कभी उन्होंने डांटा नहीं है। बड़ी गलतियों पे उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ हमें हैंडल किया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय कुछ भी ऐसा करने पे बच्चे कुछ ऊटपटांग हरकत कर लें, कुछ और कर लें, तो वो उनकी गहरी समझ थी इन चीज़ों की। तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों चाहते हैं कि हम जॉब करें? अब सोचो, पापा पूछे मैं जवाब दूं तो समझ आता है, मैं पूछूं पापा जवाब दें तो कितना अलग हो गया सीन। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, फिर उन्होंने कहा ताकि तुम्हारी जिंदगी में फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अगला सवाल पूछा, आप क्यों चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई फाइनेंसेस की प्रॉब्लम ना आए? अब ये सवाल एक और अलग लेवल पे जाके अनईजी कर देता है। और क्योंकि मैं इतने सीरियसली उनसे सवाल पूछ रहा था कि उनको समझ में आया कि ये बहस नहीं कर रहा है, ये आर्गुमेंट नहीं कर रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा है, ये सच में पूछ रहा है, मतलब। तो फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बहुत सोच के कहा ताकि तुम खुश रहो, ताकि तुम खुश रहो। तो मैंने कहा कि अल्टीमेटली पापा जी आप ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में खुश रहें? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये वो फील्ड है जिसमें हर रोज काम करके मैं खुश हूँ, जिसमें मुझे किसी रिजल्ट का इंतजार नहीं है कि ये रिजल्ट आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये वो काम है जिसे हर रोज करके मैं खुश हूँ। और दूसरा आपका कंसर्न है फाइनेंसेस का, तो इस फील्ड में जो टॉप मोस्ट पर्सन है उसका खुद का आइलैंड और खुद का प्राइवेट जेट है, तो पोटेंशियल वहां तक है। तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे वही चाहिए या वहीं पहुंचना है, मतलब बीच में कहीं तो पहुंचूंगा। तो आप इस कंसर्न से फ्री हो जाइए कि फाइनेंसेस का क्या होगा। फाइनेंसेस जनरेट हो जाएंगे, टाइम लग सकता है लेकिन जनरेट हो जाएंगे। और अल्टीमेटली आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो ये वो फील्ड है जिसमें काम करके मैं हर रोज खुश हूँ, मुझे किसी रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम करो, बीटेक तुमने कर ही रखी है, डिग्री तुम्हारे पास है ही, साल 2 साल तुम लगा लो इस फील्ड में, कहीं ज़रूरत पड़ेगी मेरी सपोर्ट की तो वो भी बताना, और नहीं होता है तो भाई तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम अपनी चीज़ें कर लेना, और अदरवाइज फिर जॉब कर ही सकते हो, और सक्सेसफुल हो गए तो कोई बात नहीं। और मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि मेरे खुद के सेमिनार में मेरे मदर और मेरे फादर ने पूरे दिन बैठ के मेरा वर्कशॉप ज्वाइन किया है। वाओ। और लोगों ने उसके बाद उनसे कहा है कि कितना अच्छा है, कितना अमेजिंग है, और हमें ये जान के इतना अच्छा लग रहा है कि आपके बेटे हैं। और सबसे बड़ा प्राउड तो यही हो जाता है, यही फील होता है। आज लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो मेरे लिए सोचा था वो रिजल्ट्स उन्होंने देख लिए। तो ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है। और जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना तो फिर अलग ही लगता है। लाइक मेरे फादर हैं, मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब लिटरली फोन करते हैं, अच्छा ये वाला शूट हो गया क्या, और पॉडकास्ट भी पूरा देखते हैं, ये वाला भी देखेंगे, सुनेंगे। क्या बात तो पेरेंट्स का जब सपोर्ट होता है ना तो फिर अलग से आपके पास एक डर नहीं होता है, आपको पता है कि पीछे से आपके पास सपोर्ट है तो आप और खुल के चीजें कर पाते हो। एग्जैक्टली। और मेरे टफ टाइम में बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने,
उस सिचुएशन में, क्योंकि शुरू से जर्नी स्मूथ नहीं थी। शुरू के कुछ साल बहुत स्ट्रगल के थे, कभी फाइनेंसेस आते थे, कभी नहीं आते थे, क्योंकि आप एस्टैब्लिश्ड नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। यस, सब कुछ नया ही करना है और सब फर्स्ट कुछ टाइम नया। पूरी फैमिली में सबसे अलग ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो आज बहुत ही डीप पॉडकास्ट रहा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात की और आई थिंक जब ऑडियंस सुन रही होगी उनको इतनी सारी बातें, इतनी सारी कन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, इतनी डीप बातें, बस ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको एंड कैसे करूं लिटरली, क्योंकि बहुत ही इमोशनल भी था और बहुत नॉलेजेबल भी था। तो बहुत अच्छा रहा। आप सब भी पूरे लास्ट तक पॉडकास्ट देखना और जो भी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगी हो, आपने सर की जो बातें सुनी और जो आपको कुछ भी चीज़ सीखने के लिए मिली हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सर से आप बात कर सकते हो अगर आपको किसी भी Definitely. चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है अपनी लाइफ में। सर, आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस यंग ऑडियंस है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ लाइफ इटसेल्फ। जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिंदगी है, ना ईगो है, ना पैसा है, ना आपकी सक्सेस है, ना आपका फेम है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिंदगी है। तो लाइफ को सेंटर में रख के अपनी ज़िंदगी को आप डेवलप करो। आप वो चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, राइट? जो मोमेंट्री प्लेजर्स हैं उसके पीछे आप ऐसे मत भागो कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ख़राब हो जाए, राइट? और आपके जैसे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहो, जुड़े रहो, लर्न करते रहो, ग्रो करते रहो। और प्लीज़ कमेंट, बिकॉज आई विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स। So thank you so much. ओके सर, फिर मिलते हैं और पॉडकास्ट में, फिर और इंटरेस्टिंग करेंगे। Definitely. Okay, wow. Thank you. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थोड़ी सी हंसी करना, मुझे हंसी क्यों आ रही है? क्या नाम है आपका? सूरज। अरे वाह, आप तो दुनिया को रोशनी दे रहे हो, तो फिर तो बढ़िया है। कि आपने बोला कि आप जो है ना मेमोरी, क्या बोला था आपने, वो मेमोरी टेक्निक्स। यस, सब रेस में लगे हुए हैं, पता नहीं काहे की रेस लगी हुई है, ये नहीं समझ में आ रहा। खाई की तरफ दौड़ रहे हैं। हाँ, मतलब सब एक ही उसमें जा रहे हैं फील्ड में, मतलब एक ही जगह देखी हुई है। मैं देख के इसलिए, क्योंकि एक बार मैं बोल रही थी कि सारी डरावनी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। अब देखो, हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहा है, वो अपने पैशन पे काम कर रहा है, हम अपने पैशन पे काम कर रहे हैं। सूरज जी शूट कर रहे हैं, वो अपने पैशन पे काम कर रहे हैं। मैं पॉडकास्ट करने बैठता हूँ तो और लोगों का फीडबैक रहता है, आप तो एक जगह जाके जम जाते हो, फिर आपसे पूछते रहो, आप बोलते रहोगे पूरे दिन। ऐसे ही।